Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So आज हम लोग ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिवाइज करने वाले हैं एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ऑलरेडी थॉरो विद दिस ऐसे. आप लोगों ने एटलीस्ट उसको एक बार तो पढ़ा ही हो, बिकॉज अगर आपने इसको समझा नहीं होगा तो इस ऑडियो को सुनने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो द प्री कंडीशन फॉर दिस इज़ कि आपको समझा हुआ होना चाहिए. रिविजन का काम येस यू कैन डू इट बाय लिसनिंग टू दिस ऑडियो मल्टीपल टाइम्स, तो उससे आपका रिवाइज बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत कम टाइम में. बट आपको ये ऐसे के एक एक पॉइंट अच्छे से समझ ऑलरेडी आना चाहिए, वरना आपको इस ऑडियो का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. Okay, and if you want the audios in English, then please do let me know in the comment section. If I will receive a good amount of requests, then only I will start with that. So ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जान लेते हैं हम लोग. जो भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव और उसका मीनिंग ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हो, अपनी फाइल्स मेंटेन करते हो जिसमें आप अपनी हाई स्कूल की इंटर की मार्कशीट्स रखते हो, तो वो क्या डॉक्यूमेंटेशन ही तो कर रहे हो आप. इसी तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ, ऑडिट की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, प्रोसीजर्स आपने यूज़ किया है, एविडेंस ऑब्टेन किया है और कंक्लूजन्स ओपिनियन जो आपने दिए हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख कर एंड एक जगह स्टोर करना. सो दैट इज़ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड. इसको हम लोग वर्क पेपर्स भी बोलते हैं, वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. जो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए. जो भी आपने पेपर यूज़ किया, क्या आप सब स्टोर कर लोगे, सब डॉक्यूमेंट कर लोगे? नहीं, आप जो भी आपके लिए काम की चीज़ है आप सिर्फ वही तो स्टोर करते हो. अपने पास भी आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट या फिर आप नर्सरी केजी की मार्कशीट पे अब तक डॉक्यूमेंट करे हुए हो. एंड अगर डॉक्यूमेंट आपने उसको कर भी रखा है, तो अगर आप जॉब के लिए कहीं जाओगे तो आप अपनी सीए की मार्कशीट्स, हाई स्कूल की मार्कशीट्स, इंटर की मार्कशीट्स यही सब तो लेकर जाओगे, या फिर आप नर्सरी से लेकर के 12th तक की सारी ले जाओगे? नहीं. तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो भी बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए. उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसको एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए. ऑडिट एविडेंस अलग चीज़ हो गई. एविडेंस यहाँ पे हम क्या दो बातों का एविडेंस हम लोग डिस्कस करें. एक तो एविडेंस इस चीज़ का होना चाहिए दैट एक्ट एज अ बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर. So audit documentation provides evidence for the basis for a conclusion about achievement of overall objectives of auditor. मतलब जो भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख के जो थर्ड पार्टी है उसको ये कंक्लूड होना चाहिए कि जो ऑडिटर है उसने अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है. अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिपोर्ट करना एंड रीजनेबल एश्योरेंस देना, है ना. तो ये चीज़ आप कैसे प्रूव करोगे, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ऑडिट एविडेंस के साथ साथ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो चेक करोगे ना, कि मतलब ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया है या नहीं. तो ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपने परफॉर्म किए हैं, ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किया है, कंक्लूजन्स जो हैं, वो सारे आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही तो पार्ट होते हैं. तो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर कैसा हो, ऐसा हो कि वो एविडेंस दे इस बात का कि जो भी हमने कंक्लूजन दिया है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है, उसका ये बेसिस है. ये देख लो, देखो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर दिया है. सेकेंड चीज़, इस चीज़ का एविडेंस होना चाहिए दैट द ऑडिट वॉज प्लान एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस एंड जो भी और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं, इस चीज़ का एविडेंस ऑडिटर कैसे देता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से. तीसरी चीज़ अब आती है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. जो ऊपर था वो था हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नहीं हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो. अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो पर्पस का मतलब कि हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करें. हम तो नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे, तो आपको क्यों का आंसर मिल जाएगा. तो ये हमारी ब्रॉडली दो कैटेगरीज में होता है. मतलब हमें कुछ इंटरनल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, कुछ एक्सटर्नल पर्पसेस. अब आपकी इंटरनल पर्पसेस का क्या मतलब हो गया, जो ऑडिटर से रिलेटेड है, ऑडिटर की इंगेजमेंट टीम से रिलेटेड है.
तो एक तो वो असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म देयर वर्क, कि मतलब कैसे आप प्लान करो। जैसे आपको भी बोला जाता है कि आप अपना प्लान लिख कर बनाओ, तो जब आप लिख कर बनाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है एंड आपका प्लान भी अच्छा बनता है, रादर देन अगर आप सिर्फ सोचते हो कि मैं ये कर लूँगा, इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू विल मेक अ रिटन प्लान, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आती है। सो इट असिस्ट का मतलब हो गया गाइड करना, हेल्प करना एंगेजमेंट टीम को कि वो अपना काम को प्लान एंड परफॉर्म कर पाए। सेकेंडली, एंगेजमेंट टीम को वो डायरेक्ट और सुपरवाइज करने में भी हेल्प करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे डिस्चार्ज किया जाए उसमें भी हेल्प करता है। और साथ में वो अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है एंगेजमेंट टीम मेम्बर्स के लिए, इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम मेम्बर्स टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क and retaining the record of matters of continuing significance for future audits. And future audits के लिए वो कैसे मतलब अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो फ्यूचर ऑडिट्स में भी यू कैन रेफर इट, तो इसलिए हम रिटेन करके रखते हैं रिकॉर्ड, जिससे कि उसको हम फ्यूचर ऑडिट्स में भी रेफर कर सकें। तो हमारी 4 इंटरनल पर्पसेस हो गए एंड कुछ एक्सटर्नल पर्पसेस भी हैं। वो क्या है, एक तो ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन को हेल्प करता है उसके कंडक्ट होने में, एंड ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में भी हेल्प करता है। जो भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन आपके होते हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए पर्पस कि हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करें। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब अभी तक तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। अब आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो साइज़ ऑफ द एंटिटी एंड एंटिटी टू एंटिटी डिफ़र करेगा। तो ज़्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करें, कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करें, वो कैसे हमारा डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लाइक हम लोगों ने ऐसे 500 में ऑडिट एविडेंस का पढ़ा था कि ज़्यादा हो या कम हो, क्वांटिटी, सफिशिएंसी। तो इसी तरह से ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी का साइज़ अगर ज़्यादा है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, अगर ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने तो ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म में क्या हो गया, फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंटेंट का मतलब कितना हो, एक्सटेंट मतलब किस किस चीज़ों को कवर किया हो। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, देन आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फिर क्या सिग्निफिकेंस है जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, व्हाट इज़ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, क्या ऑडिट मेथडोलॉजी यूज़ हुई है, एंड द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बताएंगी कि आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या फॉर्म होना चाहिए, कितना कंटेंट होना चाहिए, कितना एक्सटेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं। अब आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके ऑडिट प्रोग्राम्स, आपका लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन, इश्यूज़ मेमोरेंडा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सब आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। अब ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये सब्सटीट्यूट नहीं है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो आपको मेंटेन करने ही करने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वहाँ नीड नहीं है। ठीक है, अगर एंटिटी में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब ऑडिट फाइल क्या होता है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसको एक फ़ाइल में रख दिया, वही फ़ाइल हो गई। इसी तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एक फ़ाइल में रख दिया, वो ऑडिट फाइल हो गई। ठीक है, तो वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया, या तो फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसिफिक इंगेजमेंट का, वो उस इंगेजमेंट की ऑडिट फाइल होगी। जैसे कि जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होंगे या जो सीए के ऑफिस में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारी फाइल्स लगी हुई होती हैं, तो वो क्लाइंट वाइज फाइल्स लगी हुई होती हैं और उसमें उस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। जो बच्चे ने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी होगी उसको आई गेस ये बहुत अच्छे से क्लिक हो रहा होगा। इसने नहीं भी किया तो आप लोगों ने सुना होगा कि सीएस के पास में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लाइक इफ़ योर फादर और एनी वन इन योर फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन बिजनेस, तो उनकी भी एक पर्टिकुलर फाइल आपके उनके सीए ने मेंटेन करके रख रखी होगी। ठीक है, अगर ऑडिट होता है उनका तो ओके। देन कम्स असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। अब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए, बिकॉज देर आर सो मैनी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो ऑडिटर को क्या करना होता है, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट को भी अपने ध्यान में रखना होता है, एंड सिर्फ मटीरियल चीज़ें ही स्टोर करके रखनी होती है। तो इसलिए उसकी असेंबलिंग के लिए ना ऑडिटर के पास में एक टाइम दिया गया होता है। So the assembly of audit file should be done on a timely basis after the date of auditor's report। तो ऑडिटर को बोला गया है कि आप टाइम से
आपने जब ऑडिट रिपोर्ट दे दी उसके बाद में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग कर दो, मतलब एक फ़ाइल में रख दो, ठीक है। तो उसकी असेंबलिंग के लिए ना SQC1 जो है उसने एक रीज़नेबल टाइम दिया है। तो SQC1, ये लाइन चीज़ आप कोड करके आना, SQC1 रिक्वायर्स फर्म टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ ऑडिट फाइल। और अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट तो जो दी है ना SQC1 में, वो उन्होंने बोला है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 60 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट की जब डेट हो गई, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिट फाइल की असेंबलिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आप मत लगाइए। अब ये जो कंप्लीशन है ना ऑडिट फाइल का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए बाद में, क्योंकि आप ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुके हो। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑफिशियल नेचर के हैं, तो यू कैन डू द नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। जैसे कि आपका डिलीशन हो गया या डिस्कार्डिंग हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन को, या सॉर्टिंग करना हो गया कुछ वर्क पेपर्स की, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं इन नेचर, तो आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब आपने असेंबलिंग कर ली, उस ऑडिट फाइल को आपने कर लिया, अब ठीक है मेरे पास में 100 क्लाइंट्स हैं, तो क्या मैं 100 क्लाइंट्स की फ़ाइल पूरी ज़िंदगी रखूँगी अपने पास में? नहीं। तो आपके SQC1 ने यहाँ फिर से बोला है रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। और इन्होंने ये बोला है कि रिटेंशन पीरियड इनका कितना होना चाहिए, विच इज़ ऑर्डिनरीली नॉट शॉर्टर देन 7 years। मतलब अब मेरे पास में अगर 100 क्लाइंट्स हैं तो मुझे उन 100 क्लाइंट्स की फ़ाइल, मतलब कुछ क्लाइंट्स की हो सकता है मैं पहले से कर रही हूँ, तो मुझे हर क्लाइंट की फ़ाइल को एटलीस्ट 7 years अपने पास में स्टोर करके रखना होगा। हाँ, उससे ज़्यादा या कम तो कर ही नहीं सकती मैं, उससे ज़्यादा करना है या नहीं ये मेरे को मतलब इट इज़ अप टू मी, इट इज़ अप टू द प्रोफेशनल जजमेंट, बट उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड इफ लेटर देन द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन सिग्निफिकेंट मैटर्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर सिग्निफिकेंट मैटर्स? तो सिग्निफिकेंट मैटर्स का मतलब हुआ कि जो मैटर्स आपके सिग्निफिकेंट रिस्क में रिजल्ट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। So result of audit procedures indicating financial statements could be materially misstated or there is a need to revise auditor's previous assessment। तो वो सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो मैटर्स जो होते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे रिविजन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या सिग्निफिकेंट रिस्क को वो राइज दे रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस जो ऑडिटर को मतलब डिफ़िकल्ट बना देते हैं ऑडिटर के लिए कोई ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना, या फिर मॉडिफिकेशन के लिए वो रिजल्ट कर सकते हैं। तो वो सारे मैटर्स हमारी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं। अब हमें इनका भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिटर है उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होता है। Now form, content and extent of audit documentation is the extent of professional judgment exercised इन परफॉर्मिंग वर्क एंड एवेल्युएटिंग रिजल्ट। तो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे वो एक गाइडेंस की तरह हेल्प करते हैं, जो साइज एंड नेचर ऑफ एंटिटी था, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन था, लेकिन ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसका क्या फॉर्म होगा, क्या एक्सटेंट होगा, ठीक है ना। तब इसके बाद में हमारा एक और टर्म यहाँ आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम का मतलब होता है समरी। तो ऑडिटर के पास में एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी होनी चाहिए जो कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्क्राइब करे, और ये भी डिस्क्राइब करे कि हमने उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को कैसे डील किया, कैसे एड्रेस किया। तो इस समरी से क्या होगा ना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू हो जाएगा और इंस्पेक्शन हो जाएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। जैसे आपको बोला जाता है नोट्स बना लो चैप्टर के, तो उससे आप फटाफट एफिशिएंट मैनर में अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। इसी तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की भी बोला गया है कि आप मेमोरेंडा बना लो, मतलब समरी, ठीक है। फिर उसके बाद में ओनरशिप का एक क्वेश्चन आता है इसमें। तो ओनरशिप किसकी होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की? ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो SQC1 प्रोवाइड्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड बाय लॉ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ पोर्शंस अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट को, लेकिन उसमें उसको ये इंश्योर करना है कि वो जो डिस्क्लोजर है दैट डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और हिंडर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर और हिज पर्सनल। मतलब उसकी जो ऑडिटर है उसकी ऐसा ना हो कि इंडिपेंडेंस को वो हिंडर कर रहा है या फिर डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। उसको इस शर्त को रखते हुए ऑडिट मतलब अपनी क्लाइंट को वो कुछ पोर्शंस अवेलेबल करा सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। सो आई होप दैट दिस रिविजन helps you.
एंड आप प्लीज़ इस ऑडियो को मल्टीपल टाइम सुनिए एंड अपने सामने कंटेंट या जो भी आपने जिस भी बुक से इस ऐसे को पढ़ा है उसको खोल लीजिए। एंड ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रिपेयर नोट्स। ओके, आप भी अपने मेमोरेंडाज बनाइए एंड इससे आप अच्छे से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रिवाइज कीजिए। सो नेक्स्ट ऐसे विल बी ऐसे नंबर 200। ठीक है, सो कम प्रिपेयर्ड विद ऐसे 200 and meet you in the next video. And please, if you are really getting benefited out of this, then please do like, share and comment. Thank you guys.